गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज का जो सेशन है वो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश स्टेट जीएस को टारगेट कैसे करना है उसके बारे में ये बात होगी। मध्य प्रदेश स्टेट जीएस। तो लाइव सेशन में जो जिसके जो डाउट होंगे वो लाइव में पूछ सकता है। ये सेशन यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा, जिनकी जो क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। और हमारा पूरा डिस्कशन इस सेशन का थोड़ा सा हम कंटेंट डिस्कस भी करेंगे और इसका ओरिएंटेशन भी हम देखेंगे आज के सेशन में। तो मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए हमें टारगेट कैसे करना है और जो आरोहन ने बैच लॉन्च किया है उसमें हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं क्या नहीं। मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम्स को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। पहले ओरिएंटेशन अप्रोच क्या रहेगी वो बता देंगे, फिर हम सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं। पहले पार्ट की जो पीडीएफ है वो हमने एमपी वाले बैच में अवेलेबल करा भी दिया है। दूसरी बात, आरोहन के कौन से बैच को इसका एक्सेस रहेगा। बच्चों की जो क्वेरी आई है उसमें दो बैच एक साथ लॉन्च हुए हैं। एक तो यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का बैच चल रहा है आरोहन पे। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको एमपी वाला पेपर देना है और ये भी देना है, तो उनको कंफ्यूजन ये है कि सर मैं ये वाला बैच करूं कि ये बैच करूं, तो उनका पैसा वेस्ट ना हो, उनको डबल बैच ना करने पड़े। तो यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर वालों को भी जो मध्य प्रदेश वाला बैच है उसका एक्सेस इनको भी दे दिया गया है। तो जिनको केवल यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक देखना है वो मध्य प्रदेश स्टेट जीएस मत करना, पर यूपी पॉलिटेक्निक वाले में जिनको एमपी वाला देना होगा कम से कम उनका पैसा बच जाएगा, उनको दोबारा फीस नहीं लगानी पड़ेगी। तो एमपी स्टेट जीएस का जो पार्ट है ये इनको भी एक्सेस दे देते हैं। किसी को प्रॉब्लम है तो बताए, पर इसका मीनिंग ये मत निकाल लेना कि सर हमें कंफ्यूजन हो जाएगी, हम पॉलिटेक्निक वाले में कहीं एमपी का पढ़ने ना लग जाए। मैं इसलिए क्योंकि यूपी वाला पॉलिटेक्निक बैच चल रहा है, कई बच्चे इसमें एनरोल किए, अब एमपी का फॉर्म आएगा तो उनको एमपी का भी पेपर देना है। तो एमपी वाला जो कोर्स है उसका एक्सेस यूपी वाले को भी रहे तो उन बच्चों को हेल्प हो जाएगी। अब फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिनको यूपी पॉलिटेक्निक देना है उन्हें खाली यूपी पॉलिटेक्निक वाला बैच देखना है, पर एमपी वाला एक्सेस उनको भी दे रहे हैं। जिनके मतलब का एमपी जीएस होगा वो कर लें, बाकी लोग ना करें। ठीक, मेरी तरफ से मैं एक्सेस इन दोनों बैच को रहेगा। दूसरी बात मैं यहाँ बता भी दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश एजेई वाला जो बैच है टेक्निकल, कई बैचेस में आरोहन ने अपनी तरफ से ऐड किया है, किसी भी फीस में वो ऐड नहीं है। क्योंकि अगर हमें फीस लगाना होता तो 2499 का जो आपको बैच दिख रहा है और 20% ऑफर जो आरोहन पे चल रहा है अभी कल तक वो वैलिड है, 20% ऑफर भी कल तक वैलिड है। तो इस फीस में टेक्निकल अगर हम फीस लगाते उस प्राइस में नहीं हो सकता था। टेक्निकल आरोहन ने अपनी तरफ से ऐड किया है जितना हमारे पास कंटेंट था। सिविल मैकेनिकल में ज्यादातर टेक्निकल अवेलेबल है और कोर्स की वैलिडिटी डेट ऑफ एनरोलमेंट से 15 महीने के लिए होती है। जब आप एनरोल करते हैं 15 महीने के लिए। लैपटॉप डेस्कटॉप पे भी कोर्स चलता है, मोबाइल ऐप पे भी चल जाएगा। जो मैंने कंटेंट मध्य प्रदेश वाले बैच में ऐड किया है वो मैं बता दूं। एक नोटिफिकेशन 2024 वाले पेपर का पड़ा हुआ है, पूरा रिव्यू करके हमने उस पर वर्क शुरू किया। एक फोल्डर इसमें देखो है जनरल स्टडीज बाय सौरभ पांडे। तो जनरल स्टडीज में जो दो तरह का जीएस होता है, एक तो हमारा नेशनल जीएस जो आता है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। एक तो कॉमन जीएस जो सारे एग्जाम में आती है, आरआरबी में, एसएससी में, ये सब एग्जाम में जो पूछता है, स्टेट पीसीएस में। तो एक तो कॉमन जीएस हो गया जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके करंट अफेयर अभी चल भी रहा है, कल भी क्लास हुई थी जीके करंट अफेयर की, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री 10 तक का। तो ये सब सब्जेक्ट भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि अब इस बैच के स्टूडेंट कोई और एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें ये सब भी आ जाता है। ठीक, अब एमपी के ही कई तरह के एग्जाम होते हैं, कुछ में ये आएगा, कुछ में स्टेट जीएस ज्यादा आएगा। तो ये सब्जेक्ट भी हमने अवेलेबल करा दिए हैं, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग फीस ना खर्च करनी पड़े। ये सब्जेक्ट घूम फिर के आपके काम आ जाते हैं अलग अलग पेपरों में। तो जीएस के सब्जेक्ट दे दिए, एमपी स्टेट लोकल जीएस, एमपी का एक्सक्लूसिव जीएस जो है आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी डिस्कशन करने के बाद। एप्टी रीजनिंग भी दे दिया है, कई सारे पेपरों में एप्टी रीजनिंग पूछता है, तो लेटेस्ट आरोहण पे जो हुआ था वो भी हमने दे दिया है इसमें। एक आपका एप्टी रीजनिंग दोनों दे दिया। इसके बाद टेक्निकल सब्जेक्ट्स आरोहण पे जो अवेलेबल हैं, ज्यादा सब्जेक्ट आरोहण पे मैकेनिकल सिविल के हैं, ज्यादा सब्जेक्ट आरोहण पे मैकेनिकल सिविल है। मैकेनिकल सिविल तो ऑलमोस्ट कंप्लीट, प्रोडक्शन का पार्ट मैकेनिकल में थोड़ा कम है, बाकी लगभग सब्जेक्ट मैकेनिकल सिविल में अवेलेबल है। क्वेश्चंस भी हैं टेक्निकल में, क्वेश्चंस भी कराए गए हैं।
वो हमने अपनी तरफ से दिया हुआ है टेक्निकल, ताकि आपको हेल्प हो जाए, अननेसेसरी ज्यादा फीस वीस के चक्कर में भागना ना पड़े यहाँ वहां। फिर इंग्लिश, हिंदी, इस तरह के सब्जेक्ट हमने अवेलेबल करा दिए। क्लियर है? इतना कुछ एमपी वाले में दे दिया है। अब जो आरोहण पे कंप्लीट हो गया था वो तो हमने दे दिया। अब एमपी स्टेट जीएस पहले से आरोहण पे हुआ नहीं है, पर क्योंकि हाल फिलहाल में कई स्टेट जीएस मैंने पढ़ाए थे और एग्जाम में बच्चों के पेपर भी बढ़िया गए। झारखंड स्टेट जीएस कराया था, यूपी का कुछ पार्ट कराया था, राजस्थान में काफी कवरेज हुआ, तो अलग अलग स्टेट जीएस, उत्तराखंड हुआ था, तो अलग अलग स्टेट जीएस आरोहण पे जो हुआ, तो एमपी की डिमांड काफी टाइम से आ रही थी, एमपी वाले जो एस्पिरेंट हैं कि सर एमपी स्टेट करा दीजिए। तो मैं यही मुझे दिमाग में था कि भाई कराएं तो अच्छी तरह से कराएं, नहीं तो नहीं कराएं, टाइम मैनेजमेंट की बात है, क्योंकि फरवरी में ईएस का पेपर भी है, जनवरी में आरएसपीसी भी है, तो कुछ पेपर लाइंड अप हैं। तो अब हमने स्टार्ट कर दिया है बैच, आज से क्लास शुरू भी कर रहे हैं। और एमपी स्टेट जीएस, इसमें करना क्या है, देखो मैं आपको अप्रोच बता दूं। एमपी स्टेट जीएस की जहां तक बात है, तो बाकी सब्जेक्ट तो आपको दे ही रखे हैं, जो जो अलग एग्जाम के हिसाब से सिलेबस आपका आए आप कवर कर सकते हैं। अब एमपी स्टेट जीएस को लेके करना क्या है, देखो मैं ये बता दूं पहले। तो एमपी स्टेट जीएस पीडीएफ वगैरह मैं इसको बनाकर, जो लेक्चर मैं लूंगा वो पीडीएफ बनाकर मैं प्रोवाइड करूंगा, मेरी ही बनाई पीडीएफ होंगी, तो जो लेक्चर होगा उसकी पीडीएफ आपको मिलती जाएगी। आपको क्या करना है, एमपी स्टेट जीएस की बात है, मैं मेरे एंड से कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा कराऊं। स्टूडेंट को अपने एंड से क्या करना है, जितने स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना शुरू करो। इससे पता भी चलता रहेगा, भाई टीचर का भी पता चलता रहेगा, टीचर जो पढ़ा रहा है आलतू फालतू चीज पढ़ा रहा है या एग्जाम में आता भी है कुछ। ठीक, तो क्लासेस जो होंगी स्टेट पीवाईक्यू जरूर देखते चलना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो होगा क्या, आपके क्वेश्चन भी तैयार होते चलेंगे, साथ साथ हम क्लास भी कवर करते चलेंगे। तो मेरे एंड से मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा मैं एमपी स्टेट जीएस करा दूं, पर अपने लेवल से भी आप अपना प्रयास ये पीवाईक्यू वगैरह लगाना जारी रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब एमपी जीएस को लेकर आप 100% डिपेंड हो गए, सर पूरा पूरा डिपेंड आप पे हो गए। मैं मेरे एंड से कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा एमपी स्टेट जीएस करा दूं, आपको हेल्प हो जाए मेरे एंड से। बाकी स्टेट पीवाईक्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाने हैं, या कोई एक लोकल बुक ले सकते हो। लोकल बुक में आपको क्या करना है, जो मैंने पढ़ा दिया वो नहीं देखना है, जितना पोर्शन में पढ़ाता जा रहा हूं वो लोकल बुक से रेफर नहीं करना है। हाँ, इसलिए कोई छोटे मोटे इंफॉर्मेशन रह जाए तो लोकल बुक से बस वो कवर हो जाए, कि मान लो 80% में कवर कर दूं, 10-20% में लोकल बुक हेल्प कर दे। जैसे इतने सारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, इतने सारे अवार्ड होते हैं, कहीं अगर क्लास में कोई रह भी जाए, क्योंकि स्टेट में बड़ी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन एग्जाम में आ जाती है, तो कोई एक लोकल बुक रखनी है, पढ़ना उसको कब है, जब मैं पूरा पढ़ा दूं तब देखना है। जब मैं पूरा कंप्लीट कर दूं उसके बाद उसको केवल पलटना है, कि जो जो सर ने पढ़ा दिया वो नहीं मतलब का है, केवल कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखे। अब दो जगह से फायदा हो जाएगा, मैंने जितना कराया मैक्सिमम कोशिश करेंगे कवर करने की, स्टेट पीवाईक्यू आप लगाओगे उससे भी कवर होगा, और इतना करने के बाद कोई एक लोकल बुकलेट पलटते जाओगे, जो क्वेश्चंस लगा लिए वो भी दोबारा नहीं करना, जो मैंने क्लास में करा दिया वो भी टॉपिक नहीं करना। उस पूरी किताब में मुश्किल से 5-10% एरिया होगा जो देखने का होगा, कहीं कोई छोटी मोटी लाइन रह गई हो तो। इसके अलावा कोई गैप नहीं बचता। भाई क्लास हो गई, क्वेश्चंस आपने लगा लिए, अब इसके बाद केवल कोई एक लोकल बुक, कि अगर कहीं एक आध लाइन कोई रह गई है, छोटा मोटा पॉइंट रह गया है, तो वो हम उससे कवर कर लें। पर ये मैं एश्योर करता हूँ आरोहण की क्लास के बाद लगभग एफर्ट आपका काफी कम हो जाएगा, कि आपको यहाँ भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें बच्चे कह रहे हैं कि अच्छा सोर्स नहीं अवेलेबल है, इंग्लिश में कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी बातों को देख के हमने ये बैच शुरू किया। जो हमें ये सिलेबस लास्ट टाइम वाला मिला है, लास्ट टाइम का सिलेबस जो है मैं उसको रिव्यू कर रहा था। अब कई एग्जाम होते हैं, देखो एमपी में एई का पेपर है, जेई का पेपर है, और भी कई सारे एग्जाम होते हैं। तो मैं जो मान के चल रहा हूं, मैं जो कंटेंट तैयार कर रहा हूं वो ये मान के कि एमपी के ज्यादातर एग्जाम में आपको हेल्प हो जाए, परेशानी ना हो, ज्यादातर चीजें हम कवर कर लें। पर इसमें तरीका मैंने बताया, पीवाईक्यू लगाना और कोई एक लोकल बुक अपने पास रखना। इसमें सिलेबस जो 2024 का पेपर हुआ था उसका सिलेबस मैंने जो रिव्यू किया, इसमें देखो ये चीजें आ रही हैं। अब किसी किसी एग्जाम में एमपी लोकल का वेटेज बहुत ज्यादा है, और किसी किसी में और भी सब्जेक्ट आते हैं, एमपी लोकल भी कुछ रहता है। अलग अलग पेपर है मध्य प्रदेश के, किसी किसी में एमपी का वेटेज ज्यादा है, और किसी किसी एग्जाम में एमपी का वेटेज कम है और एरिया भी ज्यादा पूछता है। तो फोल्डर में हमने लगभग सिलेबस, लगभग सब्जेक्ट आपको दे दिए हैं, अलग अलग पेपरों में ज्यादातर वो कवर कर ले।
एंशियंट हिस्ट्री मध्य प्रदेश की, प्री हिस्ट्रिक पीरियड, प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड, हिस्ट्रिक पीरियड, ये वाले एरिया अगर किसी को अपने से भी पढ़ना हो तो जो स्टेट बोर्ड की बुक होती हैं ये लगभग उसी को फॉलो करके चलते हैं। स्टेट बोर्ड की जो किताबें होती हैं लगभग ये एरिया उससे कवर करके चलते हैं। तो हम नेशनल इंटरनेशनल में क्या पढ़ते हैं, हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये इंडिया में भी मध्य प्रदेश की बात कर रहा है। तो मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट मध्य प्रदेश में, ट्राइबल हिस्ट्री, ट्राइबल लिटरेचर, ये तो हो गया हिस्ट्री का पार्ट। दूसरा आता है मध्य प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द स्टेट, मध्य प्रदेश का लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, ज्योग्राफिकली कहां पर लोकेटेड है, नदियां कौन सी हैं, ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, माउंटेन कौन से हैं, उनकी हाईएस्ट पीक कौन कौन सी हैं, हाइट कितनी है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, ठीक है। उसके अलावा क्लाइमेट, सीजन, सॉइल किस तरह की है, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल, फॉरेस्ट किस तरह के, एग्रीकल्चर के बारे में मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं, सीजन कौन कौन सी सीजनल क्रॉप्स हैं, इरिगेशन के सोर्स क्या है, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स मतलब डैम वैम बताइए। तो कुछ भी नहीं, ये इतना लग रहा है आपको देखने में, कोई बहुत टफ नहीं। इसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे सारे, किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस रिवर पे है, थर्मल प्रोजेक्ट कौन कौन से है राजस्थान में, नॉन कन्वेंशनल सोलर विंड ये सब आ जाएगा, और मिनरल्स कहाँ कहाँ हैं। तो थर्मल हाइड्रो ये तो हम वैसे ही पढ़ाते हैं, सब में पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर स्टेट के हिसाब से आ जाएगा, कुछ नहीं एक टेबल आ जाएगी। तो क्रॉप्स का टॉपिक है या प्रोजेक्ट्स का टॉपिक है, एक चार्ट सा बना के उसमें कवर हो जाता है। तो लग रहा है देखने में उतना है नहीं, ये पोर्शन ज्यादा नहीं है। हिस्ट्री थोड़ा सा ज्यादा होता है, हिस्ट्री वाला एरिया बड़ा होता है, पर ये वाला जो एरिया ज्योग्राफी ये कोई बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। पॉपुलेशन साइज, सेंसस का डाटा, सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन कहाँ सबसे ज्यादा, किस जिले में, यहाँ जिले वाइज पूछेगा, किस जिले में सबसे ज्यादा, किस जिले में सबसे कम। फिर ग्रोथ एंड लिटरेसी क्या रही, हाईवे वगैरह कौन कौन से हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एमपी की उनके बारे में बताइए। तो ये सब जनरल एरियाज हैं, इनमें कोई इशू नहीं। हाँ, एक सब्जेक्ट देखो यहां पर ध्यान देना, एक सब्जेक्ट इन्होंने पूछा है पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश। तो जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिए, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है। पॉलिटी जो आपको फोल्डर में इंडियन पॉलिटी दी गई है वो एज इट इज कंप्लीट करनी है। इंडियन पॉलिटी को समझे बिना स्टेट के लिए आप पॉलिटी पढ़ना चाहो दिक्कत होगी। तो इंडियन पॉलिटी जब आप कवर करोगे, अब आप मुझे बताओ संविधान में गवर्नर की पावर्स क्या हैं। इंडियन पॉलिटी में कोई भी स्टेट हो गवर्नर की पावर तो वही रहेंगी। स्टेट में आके बस क्या हो जाएगा, अभी गवर्नर कौन है, पहला गवर्नर कौन था, जो पॉलिटी में गवर्नर पड़े वो तो नहीं बदल जाएगा। चीफ मिनिस्टर्स की पावर, जैसे सेंटर में पीएम वैसे स्टेट में सीएम। कैबिनेट का क्या मतलब होता है, विधानसभा, हाई कोर्ट, विधान परिषद। तो इंडियन पॉलिटी आपको जरूर पढ़ना है, जो आपके फोल्डर में दिया हुआ है इंडियन पॉलिटी जरूर पढ़ना है। हमें यहां पर क्या करना होगा, सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए हमें पर्सन्स के नाम जोड़ने होंगे, यहां पर एक एक दो दो लाइन ऐड करनी होगी, ये आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इंडियन पॉलिटी जो मैंने पढ़ाया है 25 या 26 लेक्चर आपके फोल्डर में है, हर एग्जाम के लिए पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब आप कंप्लीट कर लोगे तो पॉलिटी आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। और यहां पर फिर एक एक दो दो लाइन बस ऐड करते चलना है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं रहेगा। फिर हम ये मान के चलेंगे, इसको जब मैं ऐड करूंगा कंटेंट, तो ये मान के चलेंगे कि इंडियन पॉलिटी आपने पढ़ लिया। इंडियन पॉलिटी के बाद ये बहुत आसान हो जाता है, ज्यादा इसमें कुछ बचेगा नहीं। इस सब्जेक्ट के लिए खासकर इंडियन पॉलिटी जरूर कवर करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सेंटर में कैसे काम कर रहा है वो पता लग गया तो स्टेट पता लग जाएगा। गवर्नर की पावर जो रहेगी संविधान में जो दी है वो यहाँ भी रहेगी। तो बहुत सारी चीजें इसकी ऐसी है जो पॉलिटी में कवर हो जाती हैं। कुछ कुछ चीजें अलग से हैं वो हम ऐड करेंगे, बाकी इंडियन पॉलिटी के बाद आपको ये इजी हो जाएगा। यही तरीका फॉलो करना वो ठीक रहेगा। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, तो मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, सरकारी योजनाएं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन किसका है, मध्य प्रदेश का बजट, यही सब। उसके अलावा एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट मध्य प्रदेश का, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, ये तो हर स्टेट में आते हैं टॉपिक। ये जो टॉपिक है हर स्टेट में आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की स्थिति में मध्य प्रदेश कहां पर लाई कर रहा है, क्या रैंकिंग है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कहां पर लाई कर रहा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कहां पर है। ये जरा जरा से टॉपिक हैं, ये पीडीएफ से कवर हो जाएगा। पीडीएफ जो मैं दूंगा आपको, ये जो एसडीजी वगैरह दे रखा है ये पीडीएफ से कवर हो जाएंगे, क्लास भी होगी।
क्लास तो होगी ही, पर कंटेंट में ही ज्यादा से ज्यादा ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपको इन चीजों के लिए परेशान, एसडीजी वगैरह तो टॉपिक करा देंगे हम क्लास में ही। करंट का एरिया है बेसिकली ये। यहां से क्वेश्चन बनता है, देखो ट्राइबल से जो कल्चर है, जो मध्य प्रदेश का कल्चर, जो क्राफ्ट है, म्यूजिक है, डांस है, लिटरेचर है, लोकल ट्राइब्स है मध्य प्रदेश के, इनमें कई बार क्वेश्चन बड़े गंदे आ जाते हैं। कल्चर वगैरह के क्वेश्चन जो है कई बार ऐसे ऐसे पूछ लेता है कि नाम ही ना सुने हो आपने। तो जो पॉलिटी का एरिया इजी है, इकोनॉमी वाला पोर्शन इजी है, ये ट्राइबल वगैरह में कितना भी पढ़ लो, हिस्ट्री और ट्राइबल, हिस्ट्री का टॉपिक और ट्राइबल का एरिया, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो आपने नाम ही ना सुन रखे हो। ठीक है, पर इसमें भी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा, जैसे लैंग्वेज का टॉपिक है, फेस्टिवल्स हैं, ये सब तो क्लियर है, लिमिटेड चीजें हैं, ये कवर हो जाएंगी। कल्चर में कोई बहुत पुरानी चीज, कोई अजीब नाम पूछ ले तो मुश्किल हो जाएगा, बाकी कई चीजें इसमें से भी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। ठीक है, अब एक ये टॉपिक इन्होंने दिया है, देखो सिलेबस में, ये आपका यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी है, इसमें भी है, ये सब में आता है। अब ये वाला टॉपिक है, ये तो एमपी लोकल का नहीं है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, ये करंट अफेयर की बात कर रहा है जो लगातार पढ़ा रहा हूं मैं। और जब एग्जाम होगा लास्ट का 1-1.5 महीने का छोड़ के, उसके पहले का पूछेगा, 1 से 1.5 साल। पेपर जब होगा, एमपी स्टेट का पेपर भी देने जाओगे या पॉलिटेक्निक लेक्चरर भी जब होगा, तो लास्ट का 1.5 महीने का नहीं आएगा, उसके पहले तक का करंट अफेयर पूछेगा जो ऑलरेडी मैं करा रहा हूँ। अभी जो क्लासेस करंट अफेयर के आरोहण पे चल रही हैं, दिसंबर तक का पहले हम कवर कर लेंगे, 2-3 क्लास में दिसंबर का डाटा पूरा हो जाएगा, और लगभग 1.5 साल का डाटा आरोहण पे ऑलरेडी है करंट अफेयर का। तो पहला टॉपिक का एमपी से मतलब नहीं है, पूरा का पूरा करंट अफेयर का टॉपिक है जो हर एग्जाम के लिए कॉमन है। दूसरा, अब ये कह रहा है करंट अफेयर मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में भी कवर करना है, तो जो हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इंडिया वाला तो मैं करा ही रहा हूं, एमपी का जो करंट का डाटा है वो पीडीएफ अलग से ऐड कर देंगे एमपी के कंटेक्स्ट में। फिर मध्य प्रदेश की फेमस पर्सनैलिटीज, यहां से जो क्वेश्चन है ना, ये बड़े गंदे बन जाते हैं। प्लेसेस तो कवर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के जितने इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, मॉन्यूमेंट है, फोर्ट है, टेम्पल है, वो तो लिमिटेड कवर हो जाएगा। पर्सनैलिटी की कोई लिमिट नहीं है, एक एक व्यक्ति को कौन सा अवार्ड मिल रहा है, कौन सी किताब लिखी है, ये क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, पहले ही बता के चल रहा हूं मैं। आप पर्सनैलिटी एक्सपेक्ट मत करिएगा कि कोई भी नाम आए तो आप बता लोगे, कौन कौन किस जिले का है, कौन सा खेल में क्या जीता है, ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट लग रहा है जरा सा। जैसे बुक्स एंड ऑथर है, उसकी भी कोई लिमिट नहीं होती, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, तुक्का है, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी दिक्कत। तो हम अपनी एनर्जी, अपना टाइम उस पर लगाएं जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि हम पढ़ेंगे और बनेगा। बुक्स एंड ऑथर हो गया या पर्सनैलिटी हो गया, ये गारंटी नहीं होता क्वेश्चन बन पाए। जहां सर्टेनिटी है उस पर हम टाइम ज्यादा लगाएं। ठीक, फिर आपका एक टॉपिक है कंप्यूटर आईसीटी, एज इट इज हमने आपके फोल्डर में ये दे दिया है टॉपिक, उसमें ई गवर्नेंस मैंने पढ़ाया हुआ आईसीटी के अंदर, आईसीटी भी पूरा है, बेसिक कंप्यूटर भी आपको दे दिया है, और बेसिक नॉलेज ऑफ एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब है, ये पूरा का पूरा है। तो आरोहण पे जो आईसीटी एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नाम से फोल्डर है, उसमें ये पोर्शन तो आपका पूरा कवर है। तो 5 नंबर यूनिट जो है, उसमें पहला टॉपिक करंट अफेयर जो इंडिया वाला है, बाद के तीनों कंप्यूटर आईसीटी वाला, ये तो आपका रेडी है एरिया, ये एरिया आपका पूरा रेडी है, 1 नंबर और ये नीचे के तीनों नंबर, ये आपका पूरा तैयार है। खाली हमें मध्य प्रदेश का करंट डाटा जो है वो ऐड करना होगा, ये यूनिट आपकी पूरी हो जाएगी। क्लियर है? तो एमपीजीएस हम शुरू कर रहे हैं, और कुछ सब्जेक्ट है जो ऑलरेडी कंप्लीट हैं। अब आप आईसीटी और कंप्यूटर फंडामेंटल कर लोगे तो ये क्वेश्चन तो आपके क्लास से मैक्सिमम चांस है कि बन जाएगा। और करंट अफेयर ऊपर जो पहला टॉपिक है वो ऑलरेडी चल ही रहा है। ठीक, तो पूरी तरह से मैंने बता दिया है क्या कैसे करना है। अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ लीजिए, चलना बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से है, कोई दिक्कत ना रहे दिमाग में। ठीक है, तो जो पीवाईक्यू आप लगाएंगे, या मैंने कोई एक लोकल बुक बोली है, खासकर वो आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन, कल्चर के क्वेश्चन, इस तरह की चीजों में हेल्प कर देगी। तो भाई मैं भी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा हूं, आप भी एफर्ट करेंगे तो मिला मुलू के ज्यादा से ज्यादा कवरेज आपका इसमें मिल जाएगा आपको स्टेट जीएस के लिए। बाकी जो कॉमन जीएस है इंडिया लेवल का, उसमें तो आरोहण अपने आप से खैर नहीं कहना चाहिए पर बेस्ट है। बाकी अगर इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब पढ़ना है तो आरोहण का कंटेंट बहुत अच्छा है, उसमें कोई समस्या नहीं। एमपी लोकल के लिए भी हमारा प्रयास है ज्यादा से ज्यादा हम कवर कर दें,
पर कल्चर या हिस्ट्री के जो गंदे क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए मैं पहले 100% नहीं बोल रहा हूँ आपको। कंप्यूटर बेसिक, आईसीटी ये सब बन जाते हैं, करंट अफेयर बन जाता है, ठीक है, ये सब एरिया आपका ज्यादा कवर हो जाएगा। देखो एक पीडीएफ जो मैंने तैयार की है, पहले तो जनरल क्वेश्चन जो आते हैं हमें अप्रोच क्या रखनी है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन वगैरह जो आते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो जो क्लास जिस दिन हो वो उस दिन कवर करते चलो, उतना डाटा आपका तैयार होता चले, कम से कम उतना काम खत्म होता चलेगा। देखो तो इसमें फैक्ट्स वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछता है। स्टेट एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं। विनय क्या कह रहे हैं, पॉलिटेक्निक वाले में एमपी नॉन टेक ऐड कर देंगे लेक्चर। मैंने शुरू में बता दिया विनय, 2 बैच में एमपी वाला एक्सेस रहेगा। एमपी वाला तो बैच है ही आरोहन का, और यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाले में भी इसका एक्सेस दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक वाले में एमपी वाला पेपर देंगे, तो मैं नहीं चाह रहा कि 2 बार फीस खर्च करें। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन फैक्चुअल ज्यादा आते हैं, और फिर मैं कह रहा हूं एमपी के जितने भी एग्जाम हैं उन सबको ध्यान में रख के मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है, एमपी का फॉर्मेशन डे बताइए। मध्य प्रदेश जो नाम है ये तो बहुत बाद में पड़ा है, पहले इसके कई अलग अलग नाम रहे हैं। सेंट्रल प्रोविंस भी था, उसमें से कई एरिया अलग किया, ब्रिटिश टाइम पे सेंट्रल प्रोविंस, उसके बाद विधान प्रदेश, अलग अलग नाम एमपी के रहे हैं। हम फिलहाल बात कर रहे हैं आजादी के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वगैरह जब बना था, राज्यों को जब रीऑर्गेनाइज किया गया, एरिया कांटे छाटे गए, कुछ एरिया किसी स्टेट में गया, कुछ कहीं गया, तो स्टेट फॉर्मेशन मध्य प्रदेश का जो दिवस है कब ये मनाया जाता है, 1 नवंबर 1956। सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है ये। 1 नवंबर 1956 को स्टेट फॉर्म हुआ था मध्य प्रदेश इस नाम से, और मध्य प्रदेश नाम जो दिया था क्योंकि इसकी लोकेशन सेंटर पड़ता है इंडिया का सेंटर पड़ता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने ये नाम दिया था मध्य प्रदेश। तो 1 नवंबर 1956 को फॉर्म हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नाम दिया गया था मध्य प्रदेश। क्लियर। टोटल जिले यहां पर हैं 55 जिले हैं, और मैंने यहीं पर ऐड कर दिया है कि क्वेश्चन आता है एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला बताइए, सबसे छोटा, फिर पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा सबसे बड़ा। 55 जिले टोटल हैं, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है छिंदवाड़ा, सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, और सबसे छोटा निवाड़ी, जो कुछ समय पहले ही क्रिएट किया गया है। निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट कुछ साल पहले ही बनी है, तो सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा और सबसे छोटा है निवाड़ी। 2 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए। टोटल जिले हैं 55, सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, सबसे छोटा है निवाड़ी। पॉपुलेशन वाइज अगर हम जाएं तो सबसे बड़ा है इंदौर, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा इंदौर, और सबसे छोटा हारदा। ये हमने 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए बताया। पॉपुलेशन का डाटा जो हमने लिया है 2011 की जनगणना के आधार पर, तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा इंदौर, सबसे छोटा हारदा, सेंसस 2011 को आधार मानते हुए, क्योंकि कई सारी लोकल बुक वगैरह में आपको इंफॉर्मेशन गलत बहुत मिलती है। आप कोई सॉल्ट पीवाईक्यू किसी पब्लिकेशन का लोगे, स्टेट एग्जाम्स में मिस्टेक बहुत होती हैं, क्योंकि वो सीधे नेट से कॉपी करते हैं, वेरीफाई करते नहीं गवर्नमेंट साइट वगैरह से, तो मिस्टेक्स बहुत होती है। मैं साथ साथ बताते भी चल रहा हूँ। सेंसस 2011 का टेबल देखोगे, स्मॉलेस्ट हारदा, ठीक है। अगला, टोटल डिवीजन कितने डिवीजन में बटा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो होती है, प्रशासनिक डिवीजन जो होते हैं, कितने डिवीजन में एमपी बटा हुआ है, 10। टोटल 10 डिवीजन में बटा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ तहसील, टोटल तहसील कितने हैं, 428 तहसील हैं। टोटल नंबर ऑफ विलेजेस 2011 की जनगणना को माने तो इतने नंबर ऑफ विलेजेस 54,903, अभी इनकी संख्या 55,000 के ऊपर हो चुकी है। टोटल विलेजेस की संख्या 54,903 2011 की जनगणना के आधार पर, अभी इसका नंबर 55 से क्रॉस कर चुका है, पर एग्जाम में जो ऑफिशियल डाटा आया उसके हिसाब से पूछेगा। अगली जनगणना का डाटा जब आएगा तब अपडेट करना होगा, अभी तो आया नहीं, टाइम है। मध्य प्रदेश विधानसभा जो है, देखो विधानसभा की बात अगर करें, एमपी में जो हाउस है, कितने हाउस है यहां पर, एमपी में है यूनी कैमरल लेजिस्लेचर, यूनी
कैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है सिंगल हाउस है, एक ही हाउस है। जैसे भारत में 6 राज्य हैं जहां पे 2 हाउस हैं, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। एमपी के पास विधान परिषद नहीं है, यहां लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, विधान परिषद यहां पर नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल एमपी के पास नहीं है। यदि होती तो हम इसको बाइकैमरल कह देते। तो इंडियन पॉलिटी जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। चाहे आपको कोई भी स्टेट एग्जाम देना हो, इंडियन पॉलिटी पढ़ना जरूरी है स्टेट को भी समझने के लिए। कंसेप्ट वहीं से बिल्डअप होंगे, पूरा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है वो, और बहुत अच्छी तरह से आरोहण पे कराया गया है। तो मध्य प्रदेश में लॉ वगैरह किस तरह से बनते हैं, कानून कैसे बनाए जाते हैं, यहां पर सिंगल हाउस है, इसीलिए इसको हम यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, और वो एक हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कैसे कानून बनेगा, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्ताव आएगा, कोई बिल आएगा, असेंबली उसको पास करे, गवर्नर उसको साइन करे, बिल बिकम्स एक्ट। स्टेट के कानून कैसे बनेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई बिल आएगा, कोई प्रस्ताव आएगा, असेंबली पास करेगी, गवर्नर साइन करेंगे, राज्य का कानून पास हो जाएगा। पर यूपी है, बिहार है, आंध्र तेलंगाना है, कर्नाटका महाराष्ट्र है, वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, वहां दोनों हाउस से पास होने के बाद तब गवर्नर साइन करते हैं। मध्य प्रदेश के पास काउंसिल है ही नहीं, तो वो हमें सोचना ही नहीं है। असेंबली पास करे बिल को, गवर्नर साइन कर दे, बिल बिकम्स एक्ट। राज्य का कानून मध्य प्रदेश में इस तरह से बनेंगे, असेंबली पास करेगी, फिर गवर्नर साइन करेगा, राज्य का कानून बन जाएगा। ठीक है, ये फोटो खींचना है, लिखना है तो लिख लो। सिंगल हाउस है, सिंगल हाउस है तो हम क्या बोलेंगे, यूनिकैमरल। अभी क्या ऑडियो वीडियो बिल्कुल ठीक आ रहा है, नॉइज वगैरह तो नहीं हो रहा, कोई इको या नॉइज तो नहीं है। ठीक, अब देखो, तो विधानसभा में जो मेंबर बैठेंगे, टोटल नंबर ऑफ सीट इन मध्य प्रदेश स्टेट असेंबली, मध्य प्रदेश स्टेट असेंबली में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है। एमपी मध्य प्रदेश, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट तो लोकसभा राज्यसभा होती है, विधानसभा की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा, यहां एमपी का मतलब मध्य प्रदेश है। समझने वाले भी एक से एक है, इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना समझ लें, स्टेट असेंबली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल ब्लंडर। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 230। एक एंग्लो इंडियन की भी सीट होती थी, संविधान में एंग्लो इंडियन वाला खत्म तो कर दिया गया था, एक एंग्लो इंडियन की भी सीट होती थी, मैं नॉर्मल सीट बात कर रहा हूं। 230 सीटें विधानसभा की हैं, 230 सीटें हैं विधानसभा में। और लोकसभा में मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं, मध्य प्रदेश से कितने लोग लोकसभा की तरफ सदस्य कितने जा सकते हैं, 29 सीटें हैं लोकसभा के लिए, और राज्यसभा की 11 सीटें हैं एमपी के पास। इस हर लाइन क्वेश्चन है, ध्यान देना, हर लाइन क्वेश्चन है। तो विधानसभा राज्य की जो है उसमें 230 सदस्य हैं, इन्हें क्या कहोगे, ये होते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक, विधानसभा में बैठने वाला विधायक। तो स्टेट असेंबली जो है उसमें 230 मेंबर होते हैं, वो क्या है, एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक। लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, 29। लोकसभा में सदस्यों की संख्या मध्य प्रदेश से जो आते हैं 29। राज्यसभा में मध्य प्रदेश की तरफ से कितने सदस्य हैं, 11 सदस्य हैं। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे, पीसीएस में आया वो क्वेश्चन एमपी में, रविशंकर शुक्ला पहले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। जब मध्य प्रदेश बन गया है, 1956 से बात कर रहा हूं मैं, जब विधान प्रदेश या बाकी नाम थे तब की बात नहीं कर रहा हूं। रविशंकर शुक्ला पहले मुख्यमंत्री जब मध्य प्रदेश बन गया तब से बात कर रहे हूं, 1956। तो पहले मुख्यमंत्री यहां पर रविशंकर शुक्ल ये रहे। अभी सीएम कौन है, डॉक्टर मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव। क्या मध्य प्रदेश में कोई महिला मुख्यमंत्री रही हैं, पहली
और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं उमा भारती। मध्य प्रदेश के पूरे इतिहास में पहली और एकमात्र महिला जो मुख्यमंत्री रही हैं उमा भारती। सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पे मध्य प्रदेश में किसका रहा? मिस्टर शिवराज सिंह। 16 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं, टोटल कार्यकाल अगर गिना जाए 16 ईयर से ऊपर। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम, सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह। तो ये जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, ये तो आपको क्लास करते करते ही मैक्सिमम याद हो जाएगा, क्लास करते करते याद हो जाएगा। कोई 4 ऑप्शन आएंगे क्लास में, 2 तो 3 बार रिपीट कर रहा हूं, सीधे आप टिक कर लोगे। ठीक है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन रहे? डॉक्टर पत्तभी सीतारमैया। डॉक्टर पत्तभी सीतारमैया पहले गवर्नर मध्य प्रदेश के, पहले गवर्नर मध्य प्रदेश के डॉक्टर पत्तभी सीतारमैया। तो मुख्यमंत्री पहले कौन थे? रविशंकर शुक्ल। और गवर्नर कौन थे? पत्तभी सीतारमैया। ऑप्शन में दोनों नाम दे देगा। गड़बड़ क्या होगी कि सर ने सीएम बताया था कि गवर्नर बताया था? रविशंकर शुक्ल सीएम, पत्तभी सीतारमैया गवर्नर। इस तरह से अलग अलग ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना। ऑप्शन में दोनों आ जाएगा तो सीएम में कहीं पत्तभी सीतारमैया मार्क ना हो जाए। ठीक। पहली महिला गवर्नर वुमेन क्या क्या रही हैं, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पहली महिला गवर्नर सरला ग्रेवाल, महिला गवर्नर सरला ग्रेवाल। तो मैक्सिमम मैं सिंगल लाइनर क्वेश्चन ढूंढ के कोशिश करूंगा ये सब जनरल क्वेश्चन कवर हो जाए आपके, कई तो मैंने आज ही कर दिए हैं। तो पहली महिला गवर्नर मध्य प्रदेश में सरला ग्रेवाल ये रही हैं। करंट गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल। मंगू भाई सी पटेल। मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहले स्पीकर कौन रहे? विधानसभा को जो हेड करता है स्पीकर, कुंजलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे। सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है। तो पहले स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा में कुंजलाल दुबे, और सबसे लंबे समय तक सर्व भी इन्होंने ही किया। करंट स्पीकर कौन है? अभी स्पीकर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अभी स्पीकर है नरेंद्र सिंह तोमर। मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसमें पहले मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? पहले मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला पहले मुख्य न्यायाधीश एमपी के हाई कोर्ट में। एम हिदायतुल्ला पॉलिटी में भी पढ़ते हो आप, पॉलिटी में ही पढ़ते हैं ना, प्रेसिडेंट तक भी गए थे, सीजेआई भी रहे थे, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस रह चुके थे, कई पदों पे रहे हैं ये एम हिदायतुल्ला। इंडियन पॉलिटी में ही पढ़ाया हुआ है इनके बारे में। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला। यहां हम स्टेट जीएस के हिसाब से इनकी बात कर रहे हैं, इंडिया वाले में पढ़ते हो पॉलिटी में तब भी इनका नाम आता है 2-3 जगह। तो एम हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस। क्या मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में कोई महिला जज रही हैं? पहली ये थी जस्टिस सरोजिनी सक्सेना। जस्टिस सरोजिनी सक्सेना पहली महिला जज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, सरोजिनी सक्सेना। पहली महिला जज एमपी हाई कोर्ट में सरोजिनी सक्सेना। एमपी हाई कोर्ट में इस समय चीफ जस्टिस कौन है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अभी चीफ जस्टिस कौन है? कुछ समय पहले ही बने हैं संजीव सचदेवा। इस समय चीफ जस्टिस हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के संजीव सचदेवा। संजीव सचदेवा। मध्य प्रदेश में पहली महिला जो किसी मंत्री पद पे रही हो, मैं सीएम की बात नहीं कर रहा हूं, कोई मंत्री रही हो, तो कोई महिला मंत्री जो मध्य प्रदेश में पहली रही, इनका नाम है जमुना देवी। जमुना देवी मध्य प्रदेश के अंदर पहली महिला जो मंत्री रही हो, जमुना देवी। ये और भी अलग अलग पदों पे रही हैं। ये डिप्टी सीएम रही हैं, पहली महिला डिप्टी सीएम। सीएम तो नहीं रही पर डिप्टी सीएम रही, और विपक्ष की नेता भी रही, पहली महिला नेता विपक्ष की, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रही विधानसभा में वहां। पहली महिला विपक्ष की नेता भी ये रही जमुना देवी। ये तीनों क्वेश्चन आते हैं। जमुना देवी पहली महिला मंत्री मध्य प्रदेश में, यस। डिप्टी सीएम भी पहली महिला, करेक्ट। और पहली महिला जो विपक्ष की नेता रही हो वो भी ये थी। क्लियर है? लोकपाल एंड लोकायुक्ता। लोकपाल तो सेंटर का बॉडी है जो करप्शन वगैरह के मामले पता लगाता है, डील करता है। लोकायुक्ता वही काम स्टेट में करता है। लोकपाल सेंटर में करप्शन के मामले पता करेगा, उनको पकड़ेगा।
कुछ सजा देगा, पर प्रेसिडेंट को कवर नहीं करता, लोकपाल के दायरे में प्रेसिडेंट नहीं आते। उसी प्रकार स्टेट में काम करता है लोकायुक्ता। लोकायुक्ता सब पर तो लागू होगा, गवर्नर पे लागू नहीं होगा फिर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इंडियन पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल सिस्टमैटिक सारी चीजें समझ में आएंगी। इंडियन पॉलिटी जरूर पढ़ो पहले, एमपीजीएस साथ साथ चल रहा है, पहले पॉलिटी कंप्लीट कर लो। तो इंडियन पॉलिटी पढ़ो, साथ साथ में एमपीजीएस कराता चलूंगा, करंट अफेयर भी साथ साथ चल रहा है, तो अच्छा खासा कवरेज आपका होता चलेगा। कंप्यूटर वाला पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट है, आईसीटी वाला ऑलरेडी कंप्लीट है। तो आईसीटी हो गया, कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर है, फिर आपका इंडियन पॉलिटी है, एमपीजीएस, इतना कुछ तो डाटा रेडी है जो साथ साथ चल रहा है। एमपीजीएस पैरेलली चलता रहेगा, करंट अफेयर चलता रहेगा, तब तक आप प्रीवियस लेक्चर पूरे करेंगे। मतलब जिनको जो सिर्फ एमपी की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा खासा डाटा उनके पास अवेलेबल है, पढ़ते रहें। तो लोकायुक्ता, लोकायुक्ता में एक जो होगा चेयरमैन होगा। लोकायुक्ता कोई एक व्यक्ति नहीं होता, लोकायुक्ता में एक चेयरमैन होगा और कई सारे सदस्य होंगे। ज्यादातर जज वगैरह लोग होते हैं जो करप्शन वगैरह के मामले में सजा दे पाए, ज्यादातर लोग जुडिशियल वाले होते हैं मैक्सिमम। तो पहले लोकायुक्ता मध्य प्रदेश में कौन रहे हैं? मध्य प्रदेश का लोकायुक्ता कानून पास हुआ था 1981 में। साथ में हमने ये भी बताया कि भारत का वो पहला राज्य जिसने लोकायुक्ता कानून पास किया था 1971 में महाराष्ट्र था, और मध्य प्रदेश ने 10 साल बाद 1981 में पास किया है। तो मध्य प्रदेश का लोकायुक्ता कानून ये 1981 में बना है, और भारत का पहला राज्य जिसने लोकायुक्ता कानून बनाया था वो मध्य प्रदेश नहीं था, वो महाराष्ट्र था। 1971 में उन्होंने कानून बनाया था। अब लोकायुक्ता में हेड कौन है, मेन चेयरमैन कौन है? करंट लोकायुक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह, करंट लोकायुक्ता चेयरमैन सत्येंद्र कुमार सिंह। और पहले लोकायुक्त कौन रहे थे मध्य प्रदेश में? उनका नाम था पीवी दीक्षित। पहले थे पीवी दीक्षित, अभी हैं सत्येंद्र कुमार सिंह। क्लियर है? तो अभी सत्येंद्र कुमार सिंह, पहले थे पीवी दीक्षित, और यह कानून मध्य प्रदेश में 1981 में पास हुआ है। डिप्टी स्पीकर, मध्य प्रदेश की विधानसभा में डिप्टी स्पीकर विष्णु विनायक सरवाते। हालांकि ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जगह कहीं अवेलेबल थी नहीं, एक आध जगह ही ये डाटा मिला है, कई जगह ये नाम मिला नहीं है, तो मल्टीपल सोर्सेज में नहीं दिखा है। पहले डिप्टी स्पीकर विधानसभा में विष्णु विनायक सरवाते, एक आध जगह केवल नेट पे अवेलेबल है ये विष्णु विनायक सरवाते। तो विधानसभा में पहले डिप्टी स्पीकर यही एक नाम मिला है, कुछ जगह विष्णु विनायक सरवाते, पर ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी इन पर। ठीक, तो पहले डिप्टी स्पीकर विधानसभा में विष्णु विनायक सरवाते, यही नाम मिला। विपक्ष के नेता पहले कौन रहे हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। विष्णुनाथ यादवराव तमस्कर, विपक्ष के पहले नेता मध्य प्रदेश विधानसभा में विष्णुनाथ यादवराव तमस्कर ये रहे। चीफ सेक्रेटरी, पहले चीफ सेक्रेटरी कौन रहे? एचएस कामत। अभी करंट में मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी कौन है? मिस्टर अनुराग जैन। पहले चीफ सेक्रेटरी थे एचएस कामत, अभी हैं अनुराग जैन। जैसे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है, इसका काम क्या है? चुनाव कराना। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, इसका काम है चुनाव कराना, प्रेसिडेंट का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, उसके अलावा लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव, ये सब चुनाव यही कराता है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। इसी की तरह राज्यों के पास होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कितने चुनाव कराएगा? ऑलरेडी इतने सारे चुनाव कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है चुनाव पंचायत के और म्युनिसिपैलिटीज के। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव जो होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में आता है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव। तो जैसे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में भी होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसी तरह स्टेट इलेक्शन कमीशन में भी मुख्य आयुक्त होगा, कमिश्नर होगा मेन। तो चीफ, ये देखो, ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, पहले स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन रहे थे मध्य प्रदेश में? एनबी लोहानी। और अभी राज्य में चुनाव आयुक्त कौन है मुख्य? मनोज कुमार श्रीवास्तव है।
क्लियर है? तो पहले चुनाव आयुक्त एनबी लोहानी रहे थे मध्य प्रदेश में, और अभी हैं मनोज कुमार श्रीवास्तव। पहले एनबी लोहानी रहे थे, अभी हैं मनोज कुमार श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था? यही ब्रैकेट में हमने लिख दिया है, 1 फरवरी 1994। स्टेट इलेक्शन कमीशन मध्य प्रदेश में बनी कब है? 1 फरवरी 1994 को ये गठित हुई है। क्लियर? 1 फरवरी 1994 स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन कब किया गया है मध्य प्रदेश में? ये डेट है 1 फरवरी 1994। अब होता है एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर। 2005 में जो आरटीआई एक्ट पास हुआ था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ था, 2005 में जो सूचना का अधिकार कानून पास हुआ था, तो एक तो होता है केंद्र में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, यहां पे बैठता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आयुक्त। इसी तरह से स्टेट में भी होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य का चुनाव आयोग, सूचना आयोग। तो जैसे केंद्र के पास आरटीआई एक्ट में सेंटर में बना सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसी तरह से स्टेट में बना स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इसका हेड होता है कमिश्नर, इसका हेड होगा कमिश्नर। देखो, तो करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, पहले इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन रहे थे मध्य प्रदेश में? टीएन श्रीवास्तव। पहले इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे थे स्टेट में टीएन श्रीवास्तव। अभी इस समय चीफ कमिश्नर कौन है मध्य प्रदेश में? विजय यादव। इस समय है विजय यादव। तो अभी हाल ही में कुछ लोगों को गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया गया है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर। राज्य का जो सूचना आयोग है उसमें कुछ मेंबर अपॉइंट किए गए हैं और गवर्नर अपॉइंट करता है। सेंटर में करता है प्रेसिडेंट, स्टेट में करता है गवर्नर। सेंटर में प्रेसिडेंट करता है, यहां गवर्नर करता है। तो मंगू भाई पटेल गवर्नर, उन्होंने विजय यादव ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। सितंबर 2024 में शपथ ली है इन्होंने। इनके अलावा डॉक्टर वंदना गांधी, उमा शंकर पचौरी, ओमकार नाथ, ये सब मेंबर भी नियुक्त किए गए हैं। ये सब मेंबर भी राज्य के सूचना आयोग में इनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है। मध्य प्रदेश का स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन 22 अगस्त 2005 को बना है। 22 अगस्त 2005 को राज्य का सूचना आयोग बनाया गया है। इसी कानून के अंतर्गत राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को ही आधार मानते हुए, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत ही मध्य प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन गठित हुआ है। क्लियर है? पॉइंट समझ आ रहा है? अगला सवाल, संविधान में हम आर्टिकल 280 अगर पढ़ें, आर्टिकल 280 पढ़ें तो वहां पे लिखा है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, जो कि हर 5 साल में गठित की जाती है। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के काम होते हैं केंद्र और राज्य के बीच में टैक्स का बंटवारा कैसे किया जाए, केंद्र की तरफ से राज्यों को कोई फाइनेंशियल एड देना है, कोई वित्तीय सहायता देनी है, वो कैसे की जाए जिससे स्टेट्स पावरफुल हो, फंडिंग मिल पाए। तो फाइनेंस कमीशन तो सेंटर और स्टेट के बीच में डील कर रही है। ऐसे ही स्टेट के पास अपनी खुद की स्टेट कमीशन होती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये तो सेंटर की फाइनेंस कमीशन है, केंद्र वाली है, जो स्टेट और सेंटर के बीच में कैसे फंड बटेगा, टैक्स कैसे बटेगा, केंद्र की तरफ से राज्य को सहायता कैसे मिले। तो पॉलिटी में हम पढ़ते हैं सेंटर फाइनेंस कमीशन, ये यूनियन फाइनेंस कमीशन है, केंद्र वाला। इसी तरह से राज्य के पास होती है स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो जैसे सेंटर फाइनेंस कमीशन केंद्र वाली के सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे फंड डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो स्टेट का फाइनेंस कमीशन क्या कहेगा, स्टेट में और पंचायत के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, मतलब एक यूनिट और नीचे स्टेट में और पंचायत जो है उनके बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा टैक्सेस का, ये रिकमेंड करेगा स्टेट का फाइनेंस कमीशन। तो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत के बीच में कैसे बांटा जाए, ये रिकमेंडेशन करेगा स्टेट का फाइनेंस कमीशन। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो पहली बार गठित की गई थी, ये परमानेंट नहीं होती है, 5-5 साल के बना फिर चेंज करते रहते हैं। पहली बार जो ये बनी थी 1995 में बनी थी, 96 में पहली रिपोर्ट आई थी। तो 1995 में बनी थी और पहली बार रिपोर्ट 96 में आई थी। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन में
अभी चेयरमैन कौन है? हिम्मत कोठारी। अभी चेयरमैन है हिम्मत कोठारी, 5 साल के लिए बनती है ये। तो फाइनेंस कमीशन गठित होती है 5 साल के लिए, सेंटर में भी और या स्टेट में भी। तो हिम्मत कोठारी चेयरमैन है स्टेट फाइनेंस कमीशन के अभी। अब अगली वाली आ जाएगी, 25 के बाद अगला फाइनेंस कमीशन अब आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन 95 में बना था, 96 में पहली बार रिपोर्ट दिया था इन्होंने। रिपोर्ट किस चीज की आती है? ज्यादातर फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन की, टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के बारे में आता है। अगला सवाल, मध्य प्रदेश की तरफ से कोई व्यक्ति नोबेल पीस प्राइज जीता हो, कैलाश सत्यार्थी को मिला था। सवाल यह है, कैलाश सत्यार्थी का बर्थ प्लेस मध्य प्रदेश में कहां है? विदिशा। मध्य प्रदेश में विदिशा। कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश में विदिशा इनका जन्म स्थान, जिनको 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी दोनों को ज्वाइंटली दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई दोनों को ज्वाइंटली दिया गया था 2014 में नोबेल पीस प्राइज। इनका जन्म स्थान विदिशा। कैलाश सत्यार्थी का जो मेन काम है, ये एनजीओ चलाते हैं, एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है बचपन बचाओ। सवाल आ जाता है कैलाश सत्यार्थी किस चीज से जुड़े हैं? बचपन बचाओ आंदोलन के नाम से, जिसका मुख्य पर्पस क्या है? चाइल्ड लेबर को कैसे खत्म किया जाए, इसके बारे में। चाइल्ड लेबर को कैसे रोका जाए, इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो कैलाश सत्यार्थी 2014 में कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई का ज्यादा काम है गर्ल एजुकेशन पर। इनका काम है चाइल्ड लेबर कैसे खत्म हो। एक एनजीओ चलाते हैं बचपन बचाओ आंदोलन। बाई प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे हैं ये, बाई प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे कैलाश सत्यार्थी। तो 2014 मलाला यूसुफजई कैलाश सत्यार्थी को ज्वाइंटली दिया गया था। बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं, चाइल्ड लेबर कैसे रुके इस क्षेत्र में काम करते हैं, और विदिशा के रहने वाले, ठीक। राज्य में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रपोजल दिया गया है चुटका विलेज मांडला जिला। चुटका विलेज मांडला जिले में राज्य का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने वाला है। ये कान्हा नेशनल पार्क के वही जिला, कान्हा नेशनल पार्क मांडला जिला भी पड़ता है ना वो, तो कान्हा नेशनल पार्क के नजदीक का एरिया है। कान्हा नेशनल पार्क जो एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व भी है इंडिया का, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। क्योंकि कान्हा का जिक्र आया तो कान्हा के बारे में यहीं पर हमने 2 लाइनें और लिख दी, अलग से डिटेल में चर्चा करेंगे, पर यहां हमने 2 लाइनें ऐड कर दी हैं। तो कान्हा नेशनल पार्क जो भारत का एक टाइगर रिजर्व भी है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ पे प्रपोजल है चुटका विलेज में पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगाया जाए मध्य प्रदेश का, और ये क्षमता 1400 मेगावाट कैपेसिटी का होगा। इसकी जो कैपेसिटी होगी लगभग 1400 मेगावाट। मध्य प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब एयरपोर्ट तो इंदौर भोपाल दोनों इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं, पर पहला इंटरनेशनल ये देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर। पहला इंटरनेशनल अगर पूछे तो देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर। मध्य प्रदेश की पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कौन सी थी? 1 अक्टूबर 1964 को गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने स्थापित की थी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, लोकेशन है जबलपुर। मध्य प्रदेश की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थापित हुई 1 अक्टूबर 1964 गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी एजुकेशनल की बात करें अगर, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी सागर 1964 में ये भी बनी है। इसको अब केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया 2008 में। 2008 में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है। तो मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी सागर 1946 में बनी, इसको केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया 2008 में। क्लियर है? तो प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा अपने साथ रखें, एमपी वाले जो स्टूडेंट हैं, और पेपर पलटते जाएं, जिससे ये पता चले कि जो जैसे मान लो कहीं भी पढ़ रहे हो, कोई यूट्यूब से पढ़ रहा है, कहीं कोई आरोहण पे पढ़ रहा है, तो ये मालूम कैसे चलेगा? कोई भी एग्जाम की तैयारी करो प्रीवियस ईयर जरूर लगाओ, और प्रीवियस ईयर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ये कैसे मालूम चलेगा कि जो पढ़ाया जा रहा है कौन टाइम पास कर रहा है और कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? तो प्रीवियस ईयर पेपर सबसे अच्छा तरीका है कि जो पढ़ाएगा वो कह देगा मैं ही बेस्ट पढ़ा रहा हूं। सबसे बढ़िया तरीका, किसी की बात ना सुनो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। प्रीवियस ईयर लगाओगे और जैसे जैसे 8-10 क्लासें हो जाएंगी, आपको अगर लग रहा है कि 70% क्वेश्चन क्लास में सुने हुए हैं, पढ़ाए हैं, ऐसा डिस्कशन हुआ है, तो समझ लो ठीक पढ़ाया जा रहा है।
100% तो कोई मीट नहीं कर पाएगा। 70% अगर क्वेश्चन क्लास के सुने हुए लग रहे हैं, डिस्कस हुए हैं, तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है। सबसे अच्छा तरीका है चेक करने का। ब्लाइंड फॉलोवर किसी का नहीं बनना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर देखें आप, जो क्लास में हो रहा है भाई, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश में पहला नेशनल पार्क। अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं, तो सिंगल लाइन क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जाम में, फैक्ट्स जो हैं। तो मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क, एमपी का पहला नेशनल पार्क, और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी जिसको लाए थे, कान्हा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क 1955 में बना था, और इसको कान्हा किसली के नाम से भी जानते हैं। तो पहला नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में तो कई नेशनल पार्क हैं। सबसे पहला कान्हा, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी इसको शामिल किया गया था, कान्हा नेशनल पार्क को। प्रोजेक्ट टाइगर केंद्र का प्रोग्राम है टाइगर कंजर्वेशन के लिए, इंदिरा गांधी के समय शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी के समय 1973 में शुरू हुआ था टाइगर कंजर्वेशन के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 इंदिरा गांधी के समय शुरू किया गया था, और भारत के कई टाइगर रिजर्व वगैरह शुरू किए गए थे कवर करना। अभी इनकी संख्या 56 के लगभग हो चुकी है। अभी भारत में टाइगर रिजर्व बढ़ते बढ़ते 56 के आसपास हो गए हैं। तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व, ये पहला नेशनल पार्क 1955 में बना था। कान्हा किसलिए नाम से भी जाना जाता है। अब आता है मध्य प्रदेश के कुछ सिंबल्स, राज्य के सिंबल्स। मध्य प्रदेश का स्टेट एम्बलम आप देखेंगे, ये मध्य प्रदेश का स्टेट एम्बलम है। क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हम इंडिया लेवल जीएस पढ़ते हैं तो हम अशोक चिन्ह की बात करते हैं, स्टेट एग्जाम में स्टेट एम्बलम। इसमें बनियान ट्री, बरगद का पेड़ बना हुआ है, और जो अशोक स्तंभ वाले जो शेर हैं, 3 नजर आएंगे, पीछे वाला दिखेगा नहीं। 4 शेर हैं ऊपर, और जो नीचे एनिमल बने हैं उनमें भी एक शेर होता है। टोटल 5 होते हैं। तो इंडिया में जो अशोक चिन्ह इंडिया में यूज होता है एम्बलम, वो यहाँ पर भी 4 शेर ऊपर हैं, नीचे 4 एनिमल जो होते हैं उनमें भी एक शेर होता है। टोटल लॉयन होते हैं 5, ऊपर 4 और नीचे का 4 एनिमल जो होते हैं उनमें भी एक लॉयन और होता है। 5 होते हैं टोटल। अशोक चिन्ह अगर देखोगे तो जीके में पहले लेक्चर में पढ़ाता हूं मैं, जीके में पहले लेक्चर में पढ़ाता हूं। फ्लैग, एंथम, एम्बलम, ये सब सॉन्ग है, ट्री है, उसके बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें जो एनिमल है, 4 ऊपर लॉयन, एक नीचे यहाँ एनिमल लॉयन वो भी, और सामने आपको 2 एनिमल नजर आते हैं, बुल और हॉर्स। सामने जो एनिमल आपको दिखता है वो बुल दिखता है और हॉर्स दिखता है। ठीक है, टोटल 8 एनिमल होते हैं, 5 लॉयन है, 4 ऊपर एक नीचे, और सामने जो आपको एनिमल नजर आएंगे, एक हॉर्स और एक दिखेगा बुल। एक हॉर्स, एक बुल, और एक लॉयन पीछे की तरफ भी है। ठीक, तो यहाँ फिलहाल स्टेट का जो एम्बलम है ये क्या है, तो स्टेट का जो एम्बलम है इसमें बनियान ट्री है, और अशोका लॉयन कैपिटल जो है, जो वो लॉयन दिख रहे हैं ऊपर सामने। उसके अलावा यहाँ किनारे धान का जो वो होता है, जो क्रॉप होती है, वो नजर आएगी इधर, ये देखो लिखा है। और ये सिंबलाइज किस बात को कर रहा है, ये शांति और इतिहास को दर्शा रहा है। ये जो बनियान ट्री इसमें बना हुआ है, अशोका लॉयन कैपिटल भी दिखाई गई है बनियान ट्री के सामने, ये सिंबल किस बात का है, पीस और हिस्ट्री का। उसके बाद इसमें गेहूं और चावल के जो वो क्रॉप दिखाई गई है, गेहूं चावल की क्रॉप जो शो की गई है, वो क्या है, वो राज्य की खेती की इंपॉर्टेंस को बता रहा है। और 24 स्तूप फिगर सर्कल किए गए हैं, वो बुद्धिस्ट हेरिटेज को बता रहा है। मध्य प्रदेश में बुद्धिज्म के भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो 24 स्तूप फिगर इंसर्कलिंग द डिजाइन, ये जो डिजाइन दिख रहा है बाहर की तरफ, 24 स्तूप फिगर जो बनाई गई हैं, वो बुद्धिस्ट हेरिटेज का प्रतीक है मध्य प्रदेश में, जैसे सांची स्तूपा है। तो इसमें बनियान ट्री है, अशोक चिन्ह के ये लॉयन है ऊपर बने हैं, यहाँ सत्यमेव जयते लिखा है, चावल और गेहूं की क्रॉप दिखाई गई है, और 24 स्तूप दिखाए गए हैं। तो हर चीज किस बात को दर्शा रही है, बनियान ट्री और अशोका लॉयन, ये सिंबल है शांति और इतिहास का। गेहूं चावल की क्रॉप जो इसमें दिखाई गई है वो बता रहा है खेती के महत्व को, और 24 स्तूप की फिगर जो बाहर बनी है वो बुद्धिस्ट हेरिटेज को बता रहा है। बुद्धिस्ट जो विरासत है उसको दर्शा रहा है। स्टेट एनिमल,
मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन है? ये ध्यान रखना, टाइगर नहीं, बारहसिंघा। टाइगर नहीं, बारहसिंघा है। कान्हा नेशनल पार्क में टाइगर भी है, बारहसिंघा भी है। इवन कान्हा नेशनल पार्क भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जिसके लिए ऑफिशियल लोगो बनाया गया, ऑफिशियल मैस्कट बनाया गया। उस मैस्कट को नाम दिया गया था भूर सिंह द बारहसिंघा। कान्हा नेशनल पार्क अकेला ऐसा नेशनल पार्क जिसके लिए ऑफिशियल लोगो जारी किया गया था, ऑफिशियल मैस्कट जारी किया गया था। आप कान्हा नेशनल पार्क की साइट पे भी जाओगे, आपको ये बारहसिंघा बना हुआ दिखेगा लोगो, उसका नाम है भूर सिंह। तो भूर सिंह द बारहसिंघा ये कान्हा नेशनल पार्क का ऑफिशियल मैस्कट है, ऑफिशियल लोगो है उसका। क्लियर है? तो बारहसिंघा, इसको ज्वेल ऑफ कान्हा भी कहते हैं, जेवल ऑफ कान्हा भी कहते हैं, और ये वहां का ऑफिशियल मैस्कट भी है। कान्हा नेशनल पार्क ये सबसे बड़ा और पहला नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। 2 जिलों में लाई करता है, मांडला और बालाघाट में भी कुछ एरिया है। मांडला और बालाघाट जिला 2 जिले में लाई करता है इसका एरिया। तो स्टेट एनिमल है बारहसिंघा, जिसको हम स्वाम डियर भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है रुसेर्वस डुवाउसेली, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो अजीब अजीब साइंटिफिक नेम याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये रूस वर्ड याद कर लो बस, रुसेर्वस वर्ड याद रह जाए, दूसरा मत याद करो। तो बारहसिंघा स्वाम डियर, उसी का साइंटिफिक नेम है रुसेर्वस डुवोसेली, ये नाम है। और कान्हा नेशनल पार्क का ये ऑफिशियल लोगो भी है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला नेशनल पार्क है। भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर का भी हिस्सा रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर का भी पार्ट है। और कान्हा नेशनल पार्क खुद 2 जिलों में पड़ता है, मांडला और बालाघाट। राज्य की बर्ड कौन सी है? स्टेट बर्ड इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये बर्ड है। एमपी की स्टेट बर्ड है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसको लोकली दूधराज और सुल्तान बुलबुल नाम से भी जानते हैं। साइंटिफिक नेम इसका है टैर्प्सीफोन पैराडिसी। तो कुछ याद ही नहीं करना है इसमें, ये पैराडाइज जो वर्ड है इसी से आया पैराडिसी, आगे वाला वर्ड याद ही मत करो। तो दूधराज और सुल्तान बुलबुल इस नाम से क्वेश्चन आया हुआ है पहले, दूधराज नाम से, इसी बर्ड का नाम है। एमपी की स्टेट बर्ड है दूधराज, या इसका नाम इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। साइंटिफिक नेम ये पैराडिसी वर्ड याद कर सकते हैं। स्टेट की फिश नर्मदा में पाई जाती है। नर्मदा में एक ये फिश बड़ी पॉपुलर है, महसीर। महसीर तो भारत में और भी नदियों में है, गंगा में भी है, गोल्डन महसीर, साउथ की नदियों में भी है। तो महसीर जो ये मछली है, महसीर जो मछली है स्टेट की फिश है, इसको टाइगर ऑफ द रिवर भी कहते हैं, टाइगर ऑफ द रिवर भी कहते हैं। नर्मदा में अच्छी खासी संख्या है इसकी। और इसका साइंटिफिक नेम एक बार आया हुआ है टोरटोर, जो यहाँ की स्टेट फिश है उसका साइंटिफिक नेम टोरटोर। महसीर जो मछली है टाइगर ऑफ द रिवर भी कहते हैं, नर्मदा में पाई जाती है, टोरटोर नाम से भी जाना जाता है, साइंटिफिक नेम है इसका। केवल नर्मदा में, भारत में और नदियों में भी है, पर मध्य प्रदेश के लिए बात करें तो मध्य प्रदेश की मेन जो रिवर जहां ये पाई जाती है नर्मदा। स्टेट ट्री बनियान ट्री, स्टेट ट्री है बनियान ट्री, बरगद का ट्री। इसका साइंटिफिक, ये तो नेशनल ट्री भी है, नेशनल ट्री भी बरगद है और राज्य का ट्री भी बरगद है। एमपी का स्टेट ट्री वही है जो नेशनल ट्री भी है, बनियान बरगद। इसका साइंटिफिक नेम होता है फाइकस बेंगल एंसिस, फाइकस बेंगल एंसिस, ये साइंटिफिक नेम है। स्टेट का फ्लावर उसको मैडोना लिली या व्हाइट लिली कहते हैं, मैडोना लिली या व्हाइट लिली, इसको लिलियम कैंडिडम के नाम से भी जानते हैं, साइंटिफिक नेम लिलियम कैंडिडम इसका साइंटिफिक नेम है। स्टेट का स्पोर्ट 2013 में मल्लखंब, इसको मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट डिक्लेयर किया गया। मल्लखंब जो इवेंट है, मल्लखंब जो स्पोर्ट है, इसको स्पोर्ट का, स्टेट स्पोर्ट का दर्जा दिया गया है 2013 के आसपास। स्टेट फ्रूट कौन सा है? मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। तो नेशनल फ्रूट भी मैंगो है और स्टेट फ्रूट भी मैंगो है। इंडिया का नेशनल फ्रूट भी मैंगो, स्टेट का भी मैंगो। साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत पूछता है, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। यूनेस्को हेरिटेज में मध्य प्रदेश की तरफ से कौन कौन सी साइट हैं?
मध्य प्रदेश में मॉन्यूमेंट टेम्पल कई सारे हैं, पर सबसे पहले हम बात करें यूनेस्को की लिस्ट में जो हेरिटेज में शामिल हैं, उनमें मध्य प्रदेश की तरफ से कौन कौन से हैं। सबसे पहला खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, ये किस साल में यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ था? ये किस साल में यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ था? मध्य प्रदेश की तरफ से शामिल होने वाला पहला था खजुराहो। अब सवाल देखो इसमें क्या बनता है। मध्य प्रदेश की तरफ से यूनेस्को हेरिटेज में जाने वाला पहला मॉन्यूमेंट मध्य प्रदेश का कौन सा था? खजुराहो था। हालांकि खजुराहो के अलावा सांची स्तूपा भी यूनेस्को हेरिटेज का पार्ट है। भीमबेडका जो है वो भी, भीमबेडका रॉक शेल्टर्स, वो भी हेरिटेज में शामिल है यूनेस्को में। पहला इनमें से कौन है? खजुराहो। खजुराहो छतरपुर जिले में पड़ता है, महोबा के नजदीक। तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट 1986 में मध्य प्रदेश की तरफ से पहला हेरिटेज साइट यूनेस्को में शामिल होने वाला छतरपुर जिले में लाई करता है ये। तो खजुराहो में जो टेम्पल्स हैं, एक्चुअल में 11वीं सदी के आसपास, 10वीं 11वीं सदी के आसपास चंदेल राजाओं का शासन जब रहा, उन्होंने ही यहाँ पर ये मॉन्यूमेंट टेम्पल वगैरह बनवाए हुए हैं। पहले टेम्पल की संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी, कई सारे टेम्पल जो है वो खत्म हो गए। अभी जो टेम्पल ठीक स्थिति में है 20-22 के लगभग संख्या टेम्पल्स की है जो अभी ठीक स्थिति में है। पहले टेम्पल और ज्यादा थे, पर आज के समय 10वीं 11वीं सदी में बने हैं ये सब। 10वीं 11वीं सदी के आसपास चंदेल राजाओं ने बनाए थे। बहुत सारे अब एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ समय के साथ खत्म हो गए, कुछ डेमोलिश हुए, कुछ तोड़े गए, पर जो बचे हैं ठीक स्थिति में वो 20-22 की संख्या है तकरीबन, ठीक है, जो ठीक स्थिति में है। तो खजुराहो में जो टेम्पल्स बने हैं वो चंदेल साम्राज्य जब था, चंदेल राजाओं के समय में बने हैं। एक तो ये सवाल आता है, चंदेल राजाओं के समय बने हैं, जिनका पीक टाइम, जो पीक पे उन्होंने शासन किया है, 950 से लेके 1050 एडी के लगभग। 950 से 1050 एडी मतलब 10वीं 11वीं सदी में, 10वीं 11वीं सदी के आसपास ये टेम्पल्स बनाए गए थे। ज्यादातर टेम्पल्स यहाँ पे दो धर्मों को डेडिकेटेड हैं, हिंदुज्म और जैनिज्म। यहाँ के टेम्पल्स में आपको दो धर्मों की झलक देखने को मिलेगी, मेनली हिंदुज्म और जैनिज्म। और यहाँ पर आर्किटेक्चर जो है टेम्पल का, आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स होते हैं वो नागर स्टाइल होती है। नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स पाए, जैसे साउथ के टेम्पल देखते हो अलग लगते हैं, नॉर्थ के टेम्पल देखते हो अलग आर्किटेक्चर है। नॉर्थ में जो टेम्पल आर्किटेक्चर फॉलो होता है उसे कहते हैं नागर स्टाइल। नागर स्टाइल है ना, शिखर बना होगा, ऊपर कलश रखा होगा, तो नागर स्टाइल आर्किटेक्चर। नागर स्टाइल आर्किटेक्चर का ही टेम्पल है खजुराहो वाले। और सबसे बड़ा टेम्पल, सबसे ज्यादा फेमस है तो टेम्पल कई सारे, लक्ष्मण टेम्पल है, 64 योगिनी टेम्पल, टेम्पल तो कई सारे हैं। सबसे मेन टेम्पल है यहाँ कंदरिया महादेव। सबसे मेन टेम्पल है कंदरिया महादेव, शिवा टेम्पल है, नाम में लिखा ही है महादेव टेम्पल। इसको बनाया, ये बना था किंग विद्याधर के समय में। तो कई टेम्पल हैं खजुराहो का, केवल एक टेम्पल यूनेस्को में नहीं है, कई टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल है, 64 योगिनी टेम्पल, कई सारे टेम्पल यहाँ पर हैं। तो कंदरिया महादेव जो शिवा टेम्पल है, किंग विद्याधर के समय बना था, वो इनमें सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा फेमस टेम्पल है। इनमें सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा फेमस टेम्पल है कंदरिया महादेव। तो यहां पर आपको जो मूर्तिकारी देखने को मिलेगी, स्कल्प्टर मतलब मूर्तिकारी। तो टेम्पल का आर्किटेक्चर जिस तरह से बना हुआ है वो नागर स्टाइल को दर्शाता है। नॉर्थ इंडिया के टेम्पल आपको नागर स्टाइल दिखेंगे। तो नागर स्टाइल के टेम्पल्स हैं, यहां पर आपको मूर्तिकारी, टेम्पल का आर्किटेक्चर बहुत जबरदस्त है। और यहां पर जो इमेजेस वगैरह दिखती हैं, जो कई सारी न्यूड इमेजेस वगैरह जो बनाई हैं, वो बेसिकली डिपिक्ट करता है कामसूत्रा को। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कामसूत्रा को डिपिक्ट करता है। क्लियर? कंदरिया महादेव इनमें सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है। ये एक्चुअल में ये एरिया जंगल से घिरा हुआ था। 1838 का समय अगर देखा जाए तो ये एरिया जंगल से घिरा हुआ था 1838 तक, और लगभग लोग भूल चुके थे इसको, बहुत पॉपुलर ये उस समय रहा नहीं था। तो चंदेल राजाओं के समय ये इतना जबरदस्त आर्किटेक्चर यहाँ बनाया, जिस तरह से इसको बनाया गया, अगर आप ये मॉन्यूमेंट देखेंगे तो आप सोचोगे उस समय कैसे डेवलप किया गया होगा। इधर के बहुत सारे टेम्पल ऐसे हैं
तो इंडिया का आर्किटेक्चर कोई ऐसा नहीं कि मॉडर्न इंजीनियरिंग, विदेशी बात करते हैं मॉडर्न इंजीनियरिंग, अरे इंडिया में पुराने टेम्पल्स वगैरह आप देखोगे, मतलब आप खुद ही शॉक्ड रह जाएंगे जिस तरह के आर्किटेक्चर बनाए हुए हैं। तो खजुराहो के कई सारे टेम्पल में आपको देखने को मिलता है ऐसा आर्किटेक्चर। सवाल ये है कि ये एरिया जंगल से घिरा हुआ था, लोग भूल चुके थे। 1838 के आसपास कैप्टन टीएस बर्ट ब्रिटिश इंजीनियर था, वो इस एरिया में गया और इसने अपनी पत्रिका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में वो जानकारी साझा की। कैप्टन टीएस बर्ट 1838 के आसपास इस एरिया में जाता है, ब्रिटिश इंजीनियर था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल उसके पत्रिका में जो इसने यहाँ पे पाया, खोज की, वो उसमें इसने लिखा, जारी किया। सांची स्तूपा, तो एक तो हो गई खजुराहो की बात। दूसरा सांची स्तूपा, सांची टाउन रायसेन जिले में पड़ता है, भोपाल से तकरीबन 40 किलोमीटर विदिशा के नजदीक पड़ता है। सांची स्तूपा जो बना हुआ है वहां आपको कई सारे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। एक सिंगल स्टोन के पिलर्स, पैलेस, टेम्पल, मोनेस्ट्रीज, कई प्रकार की चीजें इस एरिया में आपको देखने को मिलती हैं। और इसमें ज्यादातर 2nd BC, 3rd BC, 1st BC के समय की हैं। ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट सेंचुरी है, बुद्धिज्म के समय की बहुत सारी चीजें तो डिस्ट्रॉय हो गई। सांची स्तूपा सबसे पुरानी बुद्धिस्ट चीजें जो आपको देखने को मिलती हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं आज भी, उसकी याद दिलाता है। और अलग अलग राजाओं के समय में इसमें काम हुआ, ऐसा नहीं कि एक ही बार में पूरा एरिया डेवलप हुआ है, कई चीजें अलग अलग साम्राज्य के समय में बनी हैं, अशोक के समय का भी काम इसमें है। तो आज जितनी बुद्धिस्ट सेंचुरी एग्जिस्ट करती हैं उनमें सबसे पुरानी सांची स्तूपा है। 3rd सेंचुरी BC के भी एविडेंस मिलते हैं जो यहाँ पर काम हुए थे। क्लियर है? और ये मेजर बुद्धिस्ट सेंटर था इंडिया में, 12वीं सदी तक तो काफी मेजर सेंटर ये रहा भी है। तो भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पे, विदिशा के ज्यादा क्लोज, सांची में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, सिंगल स्टोन के पिलर, पैलेस, टेम्पल, मोनेस्ट्रीज, कई चीजें इस एरिया में एग्जिस्ट करती हैं। 3rd सेंचुरी से लेके 1st सेंचुरी BC तक का एरिया लगभग डेवलप हुआ। ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट सेंचुरी है जो आज भी एग्जिस्ट करती है। और 12वीं सदी AD तक ये इंपॉर्टेंट सेंटर, बुद्धिस्ट सेंटर रहा भी है। मतलब 12वीं सदी तक भी ये इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर रहा भी है, ऑपरेशनल रहा है कहने का मतलब। सांची स्तूपा में कई राजाओं के समय का काम इसमें देखने को मिलता है। शुंग राजा भी, सातवाहन डायनेस्टी, अशोका, कई प्रकार के राजा, कई राजा जो थे इसमें इन्वॉल्व रहे हैं इसके बनने में। अब देखो, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया। सांची स्तूपा जो है भारत में स्टोन के बने हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं, सबसे पुराने स्ट्रक्चर्स में से ये भी एक है। सबसे पुराने जो स्टोन स्ट्रक्चर भारत में पाए जाते हैं उनमें से एक सांची स्तूपा भी है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो था, बिल्कुल शुरुआत इसकी अशोका के समय की है। पहला जो काम है अशोका के समय का है, 3rd सेंचुरी का। और इसका केंद्र जो है, बुद्ध के अवशेष रखे गए, बुद्ध से जुड़े अवशेष रखे गए थे, क्योंकि अशोका खुद बुद्धिज्म का फॉलोवर था। अशोका खुद जो है वो बुद्धिज्म का फॉलोवर था। अपने बच्चों को भी उसने बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया था। श्रीलंका भेजा था, इंडिया में भी लगा दिया था, बेटा बेटी सबको। तो अशोका 3rd सेंचुरी BC में स्टार्टिंग जो इसकी है, कंस्ट्रक्शन जो बनी है, ये ओरिजिनली 3rd सेंचुरी BC में बनाया गया। इसका जो न्यूक्लियस है, जो केंद्र है, उसमें बुद्ध के अवशेष रखे हैं। ये सवाल सिविल सर्विसेज में भी आ चुका है, पढ़ा के भेजा हुआ है, पढ़ाया था मैंने। ये क्वेश्चन आता है कि सांची स्तूपा किससे संबंधित, बुद्ध के अवशेष वहां रखे गए थे, कुछ उनके चिन्ह, स्मृति रखी गई थी। द ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ दिस स्तूपा, ओरिजिनल काम जो है स्टार्टिंग अशोका नहीं करवाया था। और इसी एरिया को क्यों चुना, कहीं और क्यों नहीं बनवा दिया था? अशोका की जो वाइफ थी, एक ही वाइफ नहीं थी, कई वाइफ थी। तो अशोका की एक वाइफ, उसका नाम था देवी। अशोका की जितनी वाइफ थी उनमें एक वाइफ का नाम था देवी, जो विदिशा के व्यापारी की बेटी थी। और इन दोनों की शादी भी यहीं पर हुई थी, इसी एरिया में। इस कारण उसने इस लोकेशन को चुना। अशोका की जो कई वाइफ थी उनमें एक वाइफ का नाम था देवी, जो विदिशा के व्यापारी की बेटी थी, और शादी भी अशोका की, वो वेन्यू भी यही था। इसकी जो वाइफ थी उसका बर्थ प्लेस भी यही था, विदिशा,
और इन दोनों की शादी भी यहीं हुई थी विदिशा में, तो इसलिए इस लोकेशन को चुना गया। सांची के एरिया में कई स्तूप देखने को मिलते हैं, आसपास और भी स्तूप देखने को मिलते हैं। जैसे एक जगह है सात धारा बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे, सारीपुत्र और महामोगलान, इनके अवशेष यहां से मिले। सारीपुत्र और महामोगलान के अवशेष यहां से मिले सात धारा से। फिर एक नया स्ट्रक्चर बना के इनके अवशेष को वहां ले आया गया। तो और भी आसपास अवशेष मिले, और भी स्तूप वगैरह बनाए गए थे। शुंग और सातवाहन डायनेस्टी के समय में इस स्तूप के साइज को और बढ़ाया गया। यहाँ पे गेट और रेलिंग्स वगैरह लगाई गई थी। छोटे छोटे स्तूप भी बनाए गए थे आसपास, जैसे स्तूप नंबर 2, स्तूप नंबर 3। सांची के आसपास स्तूपा के अलावा और भी स्तूप बनाए गए थे आसपास। गेट लगाने का काम, रेलिंग का काम, छोटे छोटे स्तूप बनाना, स्तूप नंबर 2, 3, ये सब बनाए गए थे शुंग और सातवाहन के समय में, मतलब बाद के समय में। शुरुआत अशोक के समय की है। और अशोक क्या था? मौर्य साम्राज्य का रूलर था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था ना ये। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा अशोक है। क्लियर है? सांची भी एक लंबे समय तक ये इग्नोरेंस में रहा, मतलब एक तरह से खंडर हो चुका था एरिया। ये रूइंस बचे थे, बस खंडर की तरह बचा था। और इसको खोजा था ब्रिटिश ऑफिसर हेनरी टेलर ने। हेनरी टेलर ने 1818 में खोजा। और अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भी आर्कियोलॉजी के जानकार, इसने पहला फॉर्मल सर्वे और खुदाई वगैरह के काम किए थे इस एरिया में 1851 में। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सांची के जो ये एरिया है, ये सब खोजा गया था ब्रिटिश ऑफिसर हेनरी टेलर के द्वारा 1818 में। और अलेक्जेंडर कनिंघम का आर्कियोलॉजी में भारत में बहुत काम है। यहां पर भी सांची स्तूपा में जो एक्सकेवेशन खुदाई की गई थी और पहला फॉर्मल सर्वे किया गया था 1851 में, अलेक्जेंडर कनिंघम ने लीड किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम का आर्कियोलॉजी में भारत में काफी काम है। सांची स्तूपा के, सांची एरिया के आसपास उदयगिरी केव्स भी लाई करती हैं। उदयगिरी की गुफाएं भी जा सकते हैं, मतलब कोई सांची स्तूपा जाए तो उदयगिरी केव्स भी घूमने जा सकता है। उदयगिरी केव जो है, प्राचीन भारत के रॉक कट आर्किटेक्चर हमें यहां भी देखने को मिलेंगे। तो अजंता एलोरा तो महाराष्ट्र में भी है। सांची अगर कोई जाए तो भी वह उदयगिरी केव्स का एरिया घूम सकता है, जहां रॉक कट आर्किटेक्चर यहां भी देखने को मिलेंगे। तकरीबन 20 गुफाएं हैं, 20 केव्स हैं, जिसमें 18 हिंदू और 2 जैन केव्स हैं। जो मतलब पत्थर को काट के जो आकृतियां बनी हैं, 18 केव्स ऐसी हैं जो हिंदू रिलीजन से जुड़ा हुआ आपको इमेजेस दिखेंगी, और 2 हैं जैन धर्म से जुड़ी हुई। क्लियर है? और ज्यादातर इसमें जो काम है वो 4वीं या 5वीं सदी एडी के बीच में किया गया है। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, सिविल सर्विसेज में आ चुका है। ये उदयगिरी केव्स सिविल सर्विसेज में पूछ चुका है ये। तो उदयगिरी केव्स रॉक कट आर्किटेक्चर, पत्थर को काट के जो इमेजेस बनाई जाती हैं, उदयगिरी में 20 केव्स हैं। 18 हिंदू रिलीजन की आपको इमेजेस दिखेंगी, 2 जैनिज्म रिलेटेड, और 4वीं-5वीं सदी एडी के आसपास इनका निर्माण हुआ है। भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स, भिम्बेटका जो है ये प्री हिस्ट्रिक टाइम, प्री हिस्ट्रिक मतलब बहुत पुराने समय की बात, जब हम पत्थर युग में चलते थे, बहुत पुराना। कुछ कुछ चीजें यहाँ 20,000 30,000 साल पुरानी मानी गई हैं। पत्थर के ऊपर कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। तो भिम्बेटका में चट्टानों के ऊपर जो आकृतियां बनी हुई हैं, घोड़े की इमेज दिख रही है उसमें, जैसा लग रहा है शिकार करने जा रहे हो, कुछ ऐसी इमेजेस मिलती हैं। और ये इतना पुराने समय का है जो बताता है कि ह्यूमन सभ्यता मतलब इस समय भी एग्जिस्ट करती थी। लोग किस तरह रहते थे, क्या यूज करते थे, काफी जानकारी हमें उस समय की बताता है। तो भोजपुर, भोपाल डिस्ट्रिक्ट, ये जिला पड़ता है भोपाल जिला। तो भिम्बेटका रॉक शेल्टर, इसको खोजा था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकंकर, और ये 1957-58 में खोजा गया है। भिम्बेटका रॉक शेल्टर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकंकर ने 57-58 के आसपास इसकी खोज की थी। और इस तरह की पेंटिंग्स देखो यहां देखने को मिलती है।
इस तरह की पेंटिंग्स पत्थर के ऊपर इस तरह की आकृति बनी हुई है। कई चीजें समझ में भी आ रही है, हॉर्स समझ में आ रहा है, कुछ पत्थर के टूल समझ में आ रहे हैं, लग रहा है शिकार करने जा रहे हैं। तो इससे कुछ कुछ चीजें ह्यूमन के बारे में पता चलती हैं उस समय की। तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट भीमबेटका पैलियोलिथिक, पैलियो मतलब बहुत पुराना, ओल्ड, एंशिएंट, और मीजो का मतलब होता है मिडल स्टोन एज। तो हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, पैलियो का मतलब है बहुत पुराना, ओल्ड, फॉसिल, मीजोलिथिक का मतलब है मिडल, और इसके बाद वाले को बोलते हैं नियोलिथिक। नियोलिथिक का मतलब है न्यू स्टोन एज, लिथ का मतलब पत्थर, नियो का मतलब न्यू, पर ये उससे भी पुराने समय की बात हो रही है। तो भीमबेटका में जो इस तरह की पेंटिंग्स पाई गई वो पैलियोलिथिक, ओल्ड, फॉसिल टाइम, और लिथ का मतलब स्टोन, मीजो मतलब मिडल एज। तो इसकी ज्यादातर जो पेंटिंग्स हैं वो पैलियो और मीजोलिथिक पीरियड की बनी हुई हैं। इसका मतलब ह्यूमन लाइफ के बहुत पुराने एविडेंस दुनिया में जहां मिलते हैं उसमें एक भीमबेटका है। ह्यूमन एविडेंस, ह्यूमन लाइफ के जो एविडेंस, सबसे पुराने एविडेंस जो मिलते हैं, स्टोन एज वगैरह की भी जानकारी जो हमें मिलती है, उसका बहुत बड़ा उदाहरण भीमबेटका है। एक्यूलियन टाइम्स बोलते हैं इसको, एक्यूलियन टाइम्स। तो ये 7 पहाड़ियां और लगभग 750 रॉक शेल्टर यहां पर 10 किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं। 7 हिल्स हैं और 750 रॉक शेल्टर यहां पर 10 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर जिनको हम बोलते हैं। कुछ कुछ जो शेल्टर्स हैं, कुछ कुछ जो आकृतियां वगैरह भी हैं 10,000 BC से भी पुरानी, मतलब अभी चल रहा है 2025 AD, 2025 तो ये, और 10,000 BC और मतलब 12.5 लगभग 12,000 साल से भी ज्यादा पुरानी, और 12,000 नहीं 20,000 30,000 साल पुराने एविडेंस भी यहाँ पाए गए हैं। क्लियर है? क्योंकि ओल्ड स्टोन एज या मिडिल स्टोन एज की हम बात कर रहे हैं, बहुत पुराने समय की बात हो रही है। ये केव पेंटिंग्स हमें कुछ एनिमल्स के बारे में बता रहा है, शिकार उस समय कैसे करते रहे होंगे इसकी जानकारी देता है, नाचते गाते जा रहे हैं, डांस फॉर्म का भी कुछ बता रहा है, घोड़े के ऊपर योद्धा बैठे हुए हैं ये जानकारी दे रहा है। तो भीमबेटका जो है सबसे पुरानी जो रॉक आर्ट भारत में मिलती है उसका उदाहरण है। सबसे पुरानी रॉक आर्ट भारत में भीमबेटका है। क्लियर है? इससे पुराना एविडेंस भारत में नहीं मिलता। तो सबसे पुराना रॉक आर्ट का उदाहरण भारत में भीमबेटका, प्री हिस्टोरिक टाइम का सबसे बड़ा एविडेंस है ये। अब इसके बाद देखो क्या करना है, मैंने इसमें 2 मैप दिए हैं। आज के लिए आपका काम क्या है, आपको सबसे पहले एमपी का मैप एक बार आपको ये गो थ्रू करना है। 55 जिले हैं, कम से कम हमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सबसे पहला काम है मैप को ध्यान से देखना। अभी मैं मैप के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ आपका होमवर्क है कि जब मैं बात करूंगा कि मान लो मैं विदिशा बोलूंगा तो ऐसा तो नहीं विदिशा यहां ढूंढ रहे हैं, या मैं कहूंगा आपसे यूपी का बॉर्डर एमपी से किधर से बनता है तो यूपी किधर नहीं है पता ही नहीं चल रहा। तो पहले क्या करना है, एमपी का मैप, 2 मैप मैंने इसमें ऐड किए हैं। आज आपको मैप को गो थ्रू करना है अगली क्लास से पहले पहले। तो अगली क्लास मैं कल तो नहीं, एक आध दिन के बाद रखूंगा। तब तक आपको मैप को जरूर देखना है कि जो जिले हैं चारों तरफ से उनकी ये लोकेशन किस तरफ है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कौन, क्योंकि ज्योग्राफी इसके बिना नहीं हो पाएगी। ईस्ट मतलब ये, वेस्ट मतलब इधर, नॉर्थ मतलब इधर, साउथ मतलब इधर। तो बीचों बीच हम ये स्केल लगा दें, ये ईस्ट हो गया, वो वेस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ। पूछ लेगा नॉर्दर्न मोस्ट जिला बताइए मध्य प्रदेश का, सदर्न मोस्ट जिला बताइए, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज आपका काम है मैप को ध्यान से देखना। ठीक, तो ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न, कौन से जिले किधर पड़ते हैं, क्योंकि इसके बाद जब हम बॉर्डर वगैरह पढ़ेंगे कौन सा बॉर्डर कौन शेयर कर रहा है, कितने जिले किस राज्य से बॉर्डर बना रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। जिले पूछ लेता है कि कौन सा जिला, जैसे सबसे बड़ा बॉर्डर एमपी किस स्टेट से बनाता है, फिर जिस स्टेट से बॉर्डर बनता है एमपी के कितने जिले उससे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो एमपी का मैप, ये मैप आपको ध्यान से कवर करना है, कल आप इसको कंप्लीट कर लो। तो अगली क्लास जब भी 1-2 दिन में होगी तब उसमें ये बाउंड्री वाउंड्री बताऊंगा मैं यहाँ पर। और एक मैप मैंने इंडिया का दिया है, तो इससे क्या फायदा होगा, सबसे पहले इंडिया में एमपी कहाँ लाई करता है, ये तरीका ये है समझने का, भारत में एमपी की लोकेशन क्या है, ये लोकेशन है। तो एमपी के बाकी चारों तरफ, हार्ट ऑफ इंडिया एमपी को क्यों कहते हैं, भारत का दिल, हार्ट ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं,
क्योंकि इंडिया के सेंटर में है। ठीक, अब इसमें भारत में एमपी का लोकेशन सेंटर में है, गुजरात से बाउंड्री बन रही है, महाराष्ट्र से बाउंड्री बन रही है, छत्तीसगढ़ तो एमपी से ही अलग होके बना था, फिर ऊपर यूपी से बाउंड्री बन रही है, इधर राजस्थान है और अच्छा खासा बॉर्डर शेयर हो रहा है। तो आप देख रहे हैं गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सब इससे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो पहले आपने देखा कि मध्य प्रदेश स्टेट कितने राज्यों से बाउंड्री बनाता है, और अब मध्य प्रदेश के अंदर जो जिले हैं उनको जानना। तो इस तरह समझना है हमें। ये पहले इंडिया में एमपी की लोकेशन किधर है, एमपी किन किन राज्यों से बाउंड्री बना रहा है, और फिर तुरंत ही हम इसके बाद आ जाएंगे इस पॉइंट पर कि अब एमपी के अंदर जिले जो हैं पूरे मैप में कौन किधर लाई कर रहा है, मतलब महाराष्ट्र की तरफ कौन कौन से जिले पड़ रहे हैं। जब वो मैप देखोगे सामने दोनों को रख के, तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र की तरफ है, कौन यूपी के साइड में है, कौन छत्तीसगढ़ की तरफ जा रहा है। तो ये हमें समझने में, ज्योग्राफी में हेल्प करेगा। मैप अगर क्लियर है, ज्योग्राफी में काफी काम आसान हो जाता है। याद रखने में मैप जरूरी है, बिना मैप को समझे जी ज्योग्राफी याद रखना बहुत मुश्किल काम है। अगर लोकेशन याद रहती है कौन कहां पर है, तो कोई भी डाटा आता है बहुत आसान हो जाता है समझना। ठीक है, चलो आज इतना रखते हैं, अब ये कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे कहानी। तो पार्ट 1 की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कहानी डिस्कस करेंगे। फिर कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए। आरोहण के 2 ही बैच में एमपी वाले का एक्सेस रहेगा, एमपी वाले में तो है ही, और यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर वाले में भी एक्सेस दिया है। ये 2 ही बैच में रहेगा, उसके अलावा किसी को करना हो तो एनरोल करना होगा। अभिज्ञान एमपी का कोई प्रीवियस ईयर पेपर देखा है आपने कभी? मध्य प्रदेश का कोई प्रीवियस ईयर लगाया है? तो आज जो पहली क्लास में हमने जो डाटा कवर किया, जो अप्रोच फॉलो की, क्या उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में दिखते हैं? इस तरह क्वेश्चन आते हैं क्या? इस तरह की कोई चीजें थी उसमें, मॉन्यूमेंट्स के बारे में, या फर्स्ट पर्सन कौन रहे, कौन सा कानून कब बना? इसी तरह में यह वाला आया था। अच्छा ठीक, तो छोटे छोटे क्वेश्चन एक बार पढ़ लोगे, एग्जाम में बहुत आते हैं ये सब। 2-4 क्वेश्चन तो इसी तरह के पूछ लेगा। ठीक है, चलो इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फिर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।